प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया में मैं सुरेश चंद्र मदर्स पब्लिक स्कूल बीसलपुर जनपद पीलीभीत से उपस्थित हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब लोग अध्ययन करेंगे हिंदी वसंत में। तो आइए, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। और प्रिय बच्चों, ये जो पाठ है लाख की चूड़ियाँ, ये पाठ 2 है आपकी बुक में हिंदी वसंत में। और इस पाठ को लिखने वाले हैं लेखक श्री कामतानाथ जी। बच्चों, लेखक का नाम बहुत लर्न करना अति आवश्यक है, क्योंकि इस पाठ से पैराग्राफ जब एग्जाम में आएगा तो उसमें संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी उस पैराग्राफ की। तो उस पैराग्राफ की व्याख्या करने के लिए हमें सर्वप्रथम लेखक का भी नाम याद होना चाहिए और पाठ का नाम भी याद होना चाहिए। तो आज हमारे इस पाठ का नाम है पाठ 2 लाख की चूड़ियां, और इसके लेखक हैं श्री कामतानाथ जी। बच्चों, ये पाठ में जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उनके अर्थ मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं, ये बाद में आप लिख लेंगे। और आज हम सब लोग इस पाठ का अध्ययन करेंगे, यानी रीड करेंगे, पढ़ेंगे। तो इस पाठ को लिखने वाले कामतानाथ जी, तो इनका परम आवश्यक जीवन परिचय हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। बच्चों, इनका जन्म 22 सितंबर सन 1935 को लखनऊ में हुआ था। बच्चों, ये परिचय के लिए किसी के मोहताज नहीं है। ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है कामतानाथ जी, क्योंकि इन्होंने कई उपन्यास, कहानी और नाटक लिखे थे। बच्चों, इनकी पहली कहानी मेहमान। कामतानाथ साहित्य जगत में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनका संपूर्ण जीवन जो था वो मानवीय संवेदना और समय की सजगता को लिखने में ही पूरा जीवन इन्होंने लगाया। और ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान साहित्य भूषण से इनको नवाजा गया, पुरस्कृत किया गया, पुरस्कार दिया गया। तो बच्चों, इनके लिए ये सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है, और इन्होंने हिंदी के क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य किया। और इनकी मृत्यु जो 25 मई सन 2015 को हो गई। तो ये थोड़ा सा संक्षेप में इनके बारे में मैंने प्रकाश डाला, ध्यान रखेंगे आप लोग। और बच्चों, इस पाठ का पूरा सार क्या है वो मैं अपने शब्दों में आपके लिए बताना चाहूंगा। बच्चों, ये कहानियों में कामतानाथ की कहानी जो है वो उसका नेम है लाख की चूड़ियां। बच्चों, लाख की चूड़ियां शहरीकरण और औद्योगिकरण विकास से ग्रामोद्योगों के उजड़ने की पीड़ा को चित्रित करती है। ये कहानी नाते नेह में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक ह्रास के और अधिक कारणों को भी स्पष्ट करती है। मशीनों के बढ़ते प्रयोग को एक ओर जहां विकास का सूचक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर लघु एवं कुटीर उद्योगों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, यही इस पाठ में मुख्य वर्णन है। बच्चों, एक ओर जहां इस मशीनी युग में कितने हाथों से काम छिन गया, कितने हाथों से काम चला गया, वहीं दूसरी ओर इन उद्योगों में हानि होते देखकर लोग पैतृक उद्यम छोड़कर एक नया उद्यम करने को विवश हो रहे हैं, अर्थात मजबूर हो रहे हैं। इस पूरे पाठ में मशीनी युग का शिकार हुए व्यक्ति वदलू की पीड़ा का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। तो आइए, अब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं, और ये बुक सबके पास होगी। इसमें चैप्टर 2 ओपन कर लीजिए, और मैं रीड कर रहा हूं, और एक एक लाइन को देखिए कैसे किस शब्द का उच्चारण किया जाता है। बच्चों, सारे गांव में वदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था।
क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। ये छोटी छोटी गोलियां बना करके देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां, ढेर मतलब बहुत अधिक होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, पेड़ लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के, देखिए आप लोग ये चित्र में दिखाया गया है, और ये यहाँ पर भट्टी में ये क्या करता है, दहकती भट्टी में वो लाख को पिघलाता है, इससे छोटी छोटी गोलियां बनाता है। आगे पेज पलटेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की वेलन नुमा यानी मुंगेरियां जैसी रखी रहती, जो आगे कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती। बच्चों, इस पाठ में जो भी कठिन शब्दार्थ हैं वो आपकी बुक में चैप्टर के लास्ट में दिए गए हैं। कुछ मैंने मुख्य मुख्य यहाँ बोर्ड पर भी लिख दिए हैं, वो आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। चैप्टर को रीड करिए, अभी कौन सा शब्द कैसे उच्चारण किया जाता है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों, चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वो उन पर रंग करता। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया कहते हैं छोटी सी खाट जिस पर बैठ के हम लोग काम किया करते हैं, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वो बीच बीच में पीता रहता। हुक्का ये गांव में पुराने लोग जमाने में, पहले राजा महाराजा खूब पिया करते थे। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वो मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता, बैठने के लिए मचिया। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज की वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे वो वेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। क्षण कहते हैं कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए। वो वेलन ना होकर किसी नव वधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार किसे कहते हैं? मनिहार जो चूड़ियां बनाने का काम करता है या बेचता है, बेचने वाले को मनिहार कहा जाता है। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, पुश्तैनी पेशा था, और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते, परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, झगड़ा नहीं करता था। शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे परेशान हो रहे थे लोग। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते थे वो अलग मिलते थे। इस संसार में बदलू
वो किसी बात से चिढ़ थी तो वो कि कांच की चूड़ियों से। बच्चों, यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वो अंदर ही अंदर कुड़ उठता था, खींचने लगता था और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता था मुझसे। तो वो घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं तो शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वो उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं, कोमल होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। बच्चों, आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसको कल अगली वीडियो में फिर पढ़ते हैं। तब तक के लिए इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए देख लें। चौखट का अर्थ लकड़ी आदि का चौकोर ढांचा, सलाख का अर्थ होता है छड़, मचिया का अर्थ होता है बैठने के लिए छोटी सी चारपाई, मनिहार का अर्थ होता है कांच की चूड़ियां बनाने या बेचने वाला, पैतृक का अर्थ होता पुश्तैनी, खपत का अर्थ होता मांग, पेशा का जीविका कमाने का साधन, नाजुक का अर्थ होता कोमल, बहुधा का अर्थ होता है अक्षर, अवध का अर्थ होता है समय सीमा, स्मृति पटल का यादों की तख्ती, बिरले का अर्थ बहुत कम, निहारना देखना, खाट चारपाई, अतीत बीता हुआ, फवना बहुत अच्छा लगना। मैं समझता हूं ये सब कुछ समझ में आ गया होगा और ये सभी शब्दार्थ आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।